नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, जिस तरीके से लॉकडाउन का 5वां फेज स्टार्ट हो चुका है, इसी बीच प्रदेश के कर्मचारी जो हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और खासतौर पर कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में भी वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों, पुलिस विभाग के कर्मचारी हों, अन्य सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं उनमें काम करने वाले कर्मचारी हों, रोडवेज के कर्मचारी हों, बिजली कर्मचारी हों, लगातार प्रदेश की जनता के लिए कर्मचारी जो हैं जुटे हुए हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं सुभाष लांबा जी। सुभाष लांबा जी, कर्मचारी जो विभिन्न यूनियंस हैं उनमें भी काफी खासी भूमिका निभाते हैं और अलग अलग जो यूनियंस हैं, चाहे वो बिजली कर्मचारियों की यूनियंस हों या अन्य यूनियंस हों, नेशनल स्तर की यूनियंस हों, उनमें भी इनका खासा योगदान रहता है और लगातार जो है सरकार तक कर्मचारियों की आवाज बनकर उनकी आवाज बुलंद करते हुए कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहे हैं। सुभाष लांबा जी, सच कहूं मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। सुभाष जी, सबसे पहले आप ये बताइए, कोरोना के इस दौर में आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है? हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। मेरा परिवार सब पूरा प्रदेश का कर्मचारी परिवार फिलहाल तक तो ठीक है जी। जी सुभाष जी, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि चूंकि इस दौर में जो है कर्मचारियों की भूमिकाएं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं और वो अपने जीवन को भी जो है रिस्क पर डालकर अपने परिवारजनों की भी चूंकि उन्हें पीछे से संभाल भी करनी है, लेकिन वो सारी चीजें एक तरफ रख के वो देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच जो है कर्मचारियों के लिए जो सरकार सुविधाएं मुहैया करवा रही है उनके बारे में क्या कहेंगे, वहां आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो सच कहूंगा इस बात के लिए हम आभार प्रकट कर रहे हैं कि कम से कम जो कर्मचारियों के जो इश्यू हैं उसको लेकर के कोई डिबेट की है, तो ये अच्छा पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं। जहां तक कोविड-19 में कर्मचारियों की जो भूमिका है और सरकार की जो भूमिका है जी, इस पर अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो 1990-91 में जो नवोदारीकरण की नीतियां इस देश में लागू की गई, तो ये कंसेप्ट पूरी तरीके से प्रचारित किया गया कि अब जो है ये जो प्राइवेटाइजेशन है, एलपीजी की जो नीतियां हैं उसके तहत सारे के सारे जो विभाग हैं इनमें निजीकरण किया जाएगा और निजीकरण के मार्फत से ही अब इस देश में विकास होगा। पब्लिक सेक्टर को लगातार कमजोर करने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे ही कोविड-19 का कहर शुरू हुआ तो ये बिल्कुल जो सरकार की एलपीजी की जो नीतियां थी वो एक्सपोज होकर के रह गई और इस कोविड-19 की जंग में अगर कोई बीच में लड़ रहा है तो वो पब्लिक सेक्टर है, सरकारी ढांचा है, उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स के नाम से हम जिसको पहचानते हैं, हेल्थ का कर्मचारी, चाहे वो हेल्थ का कर्मचारी है, चाहे बिजली का कर्मचारी है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे पुलिस का कर्मचारी है और यहां तक कि चाहे टीचिंग स्टाफ हमारा है वो भी सर्वे में काम कर रहा है। जी बिल्कुल। तो इस कोरोना की जंग में अगर कोई बीच में लड़ रहा है तो वो केवल सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग, उसमें काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी ही लड़ रहे। लेकिन मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ कि जिस प्रकार से सरकार को इन कोरोना योद्धाओं को संभालना चाहिए उस तरीके से सरकार इनको संभाल नहीं रही है। जी, उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बार बार कहने के बावजूद भी वो जो फ्रंट लाइन हमारा जो मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ है या सपोर्टिंग स्टाफ है उनको आवश्यक उपकरण तक नहीं दिए और हालत तो ये है अब तो लगभग 10,000 के करीब, 10,000 से भी ज्यादा वो जो हेल्थ के कर्मचारी, हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है जिसमें 3200 सिक्योरिटी गार्ड भी हैं और बाकी सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड सर्वेंट हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, माली है, धोबी हैं, उनकी नौकरी भी जाने का खतरा बन गया है। और वो जो डबल तनख्वाह की बात सरकार ने एक बार की थी कि हम कोविड-19 में जो डायरेक्ट उसमें शामिल हैं उनको डबल तनख्वाह देंगे, हालांकि उन्होंने उसके लिए मना किया, लेकिन डबल को तो छोड़ दीजिए, जी समान काम समान वेतन भी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनको नहीं मिल रहा, इवन देन हेल्थ में, और सैलरी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। जी लांबा जी, ये जो है डिपार्टमेंट वाइज या आप कहें कि कैटेगरी वाइज हम सभी जो विभाग हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो सफाई है, इन पे एक एक करके आपका कमेंट लूंगा। मैं चाहता हूं कि
हम कोशिश करें कि आज की चर्चा में हर विभाग की बात करें। तो मेरा सबसे जो अगला सवाल है उसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बिजली संशोधन बिल है, जिसके बारे में आप लगातार जो है सरकार से विभिन्न जो कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि ये बिल जो है निजीकरण की ओर बिजली विभाग को ले जाएगा और बहुत से जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरियों पर खतरा आ जाएगा और प्रदेश की जनता जो है प्रभावित होगी क्योंकि उन्हें महंगे रेट्स पे बिजली मिलेगी। एक तो मुझे बिजली विभाग के जो ये संशोधन बिल हैं इसके बारे में बताइए। दूसरा, बिजली विभाग को आप क्या मानते हैं, जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, चूंकि वो फ्रंट लाइन पर खैर काम नहीं कर रहे लेकिन वो काम जरूर कर रहे हैं क्योंकि बिजली बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर बिजली व्यवस्था सही नहीं होगी तो देश प्रदेश का ढांचा जो है पूरे तरीके से ठप हो सकता है। उन कर्मचारियों के लिए भी आपकी कोई मांगे हैं तो वो भी बताइए। जहां तक ये बिजली संशोधन बिल 2020, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन है। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लाया गया था तो इस देश का कर्मचारी इंजीनियर इस बात का विरोध कर रहा था कि इससे जो जनता की उपभोक्ताओं की जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होंगी। उस टाइम एक्ट 2003 जब बना तो लगभग 30,000 तमाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का घाटा था जो आज 5 लाख करोड़ को पार कर गया। उपभोक्ताओं की कंज्यूमर की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो अब सरकार को दोबारा से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने की बजाय अब उस एक्ट 2003 में ही संशोधन कर रही है, बिजली संशोधन कानून 2020। और मैं ये यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये हमारा आरोप है कि जब पूरी दुनिया और देश कोविड-19 से लड़ रहा है तो सरकार की जो प्राथमिकता है कोविड-19 से लड़ने की बजाय बिजली जैसे अति महत्वपूर्ण सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देने की चिंता उसकी ज्यादा है। 17 अप्रैल जब मतलब कोविड-19 का कहर बरप रहा था, जब भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने इस बिल का ड्राफ्ट जारी किया, 15 दिन में टिप्पणियां स्टेट गवर्नमेंट्स की मांगी, हमने उसको अपोज किया तो 5 जून अब लास्ट टिप्पणी देने का समय है। जहां तक इस बिल का सवाल है, बिल हम कहते हैं कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और किसान के भी खिलाफ है, गरीब कंज्यूमर के भी खिलाफ है। और ये प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं जो इसमें बिजली का कारोबार करना चाहते हैं उनको फायदा पहुंचाने का बिल है। जहां तक संविधान के खिलाफ की जो बात हम कहते हैं, ये जो बिजली है संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो स्टेट पावर रेगुलेटरी कमीशन है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और टैरिफ तय करने का अधिकार भी पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगा। जो सेंट्रल पावर रेगुलेटरी कमीशन है वो तय करेंगे, तो ये केंद्र का राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप है। दूसरा है सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी। आज हम किसान को 10 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं और उसी की बदौलत है कि इस देश में हरित क्रांति हुई। जो बाहर से अनाज मंगवाते थे हम एक्सपोर्ट अब करते हैं, तो किसानों को बिजली सस्ती दी, वो इसलिए सस्ती दी कि किसान अब लांबा जी इसमें एक और छोटा सवाल मैं साथ में इसमें जोड़ दूं कि चूंकि आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मुंबई महानगर है या और बड़े कई ऐसे शहर हैं जहां पर बिजली पूर्णतः प्राइवेट है और वो बड़ी कंपनियां उनको चलाती हैं, तो उसमें जो है सरकारों को मुनाफा है, बिजली बिल टाइम से भरे जाते हैं और जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मान लो कंपैरेटिवली बात करें, अब जो सरकारी सिस्टम चल रहा है तो इसमें शिकायतों का भंडार है। अब बिजली बिल को लेकर शिकायतें हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर शिकायतें हैं, जो फेज हैं उनको लेकर शिकायतें हैं। शिकायतों की आप बात करें तो अनगिनत शिकायतें यहाँ गिनवाई जा सकती हैं। क्या आपको लगता है कि निजीकरण करने से कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर को फायदा होगा, क्योंकि बिजली बिल तो उसने भरना ही है? क्या आप इस और भी देखते हैं, या सिर्फ हम ये सोचे कि एक बड़े लेवल पे जो है अगर स्टेट लेवल पे निजीकरण हो जाता है या उस और कदम बढ़ा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उन पर भी गाज गिर सकती है, उनको प्राइवेट जो है उनके अकॉर्डिंग जो है कंपनी जो है वो, अगर सपोज कोई कंपनी रिलायंस आती है या कोई भी आती है, वो बिजली पावर कॉर्पोरेशन में अपना जो है पॉलिसी चलाएगी तो वो अपने हिसाब से एम्प्लॉइज की तनख्वाह सेट करेगी या जो भी सेट करेगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि निजीकरण जो है, जो चूंकि महानगरों में ये चीज बहुत अच्छे तरीके से सेटअप है और काम हो रहा है वहां पे? नहीं, जो आप कह रहे हैं ये पूरी तरीके से सच बात नहीं है। जैसे मुंबई की बात आपने की है तो हमारी जानकारी के अनुसार वहां लगभग टैरिफ जो है वो 14 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। और बात घाटे की करते हैं कि बात दूसरी क्या है, जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और वहां कंज्यूमर की कोई शिकायत नहीं है। और दूसरा लाइन लॉसेज, वो जो स्टैंडर्ड लाइन लॉसेज है वो लगभग 9% और 100
100% रियलाइजेशन है, यानी कि जो बिलिंग होती है उसकी जो रिकवरी है बिल जमा करने की, वो लगभग 100% है, लेकिन जी जी उसका भी निजी दिया गया। तो ये बात नुकसान के फायदे की नहीं है। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये वेलफेयर स्टेट है, जी वेलफेयर स्टेट में बिजली देने का काम सरकार का है। और जी वो जो कुछ लोग हैं जो पैसे जिसके जेब में पैसा वो 14 रुपए भी ले सकते हैं, जी लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो 6 रुपए 4 रुपए भी की पेमेंट भी नहीं कर सकते, उनको बिजली कौन देगा? तो जी सरकार का उस ड्राफ्ट की है कि जिसको गरीबों को किसानों को कोई बिजली कोई नहीं देगा, उसको बिजली सरकारी कंपनियां देंगी। फिर सरकारी जी कंपनियां क्यों देगी? जी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बीएसएनएल की हालत बन गई है जी रिलायंस के और वोडाफोन और एयरटेल के मुकाबले में, ऐसे ही जो सरकारी कंपनियां बिजली की होंगी उनकी हालत भी ऐसी ही बनेगी। ये जी कंपटीशन कोई मतलब कंज्यूमर को इसका लाभ नहीं मिलेगा जो ये प्रचारित किया जा रहा है। ये जी जी कंपटीशन होगा, कंज्यूमर को लाभ मिलेगा। आज लगभग 3 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने की क्षमता इस देश में है, लेकिन 1.5 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर पूरी क्षमता के हिसाब से उत्पादन होगा तो वो जो प्राइवेट प्रोजेक्ट लगा रखे हैं उनकी बिजली को कौन खरीदेगा? देश की जी सरकार को चिंता उनकी है, ना कि हमारे जो थर्मल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हमारे हैं वो चले, जी स्मूथली चलें और पूरे प्लांट लोड फैक्टर पर चलें, उसकी चिंता नहीं है। जी लांबा जी, मेरा अगला सवाल शिक्षा के क्षेत्र से है। चूंकि हाल ही में 1983 जो पीटीआई अध्यापक थे, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जो है नौकरी से अब उनको निकाला जा रहा है, उनके रिलीव के ऑर्डर जो हैं वो भी जारी हो गए हैं। एक तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दूसरा, जिस तरीके से आपने हाल ही में जो है अपने कर्मचारी संघ की ओर से जो है एक प्रेस रिलीज जारी किया था, उसमें आपने कहा कि ये जो है फैसला निंदनीय है, जबकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और इस जो है पूरे मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो थी भर्ती में वो पाई गई। अब उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो 1983 जो पीटीआई जो अध्यापक है उनकी भर्ती दोबारा करेगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में हमारा ये कहना है कि ये अलग अलग टाइम पे इस प्रकार के केस आते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से डिसीजन दिया, एक तो सरकार को हमारा ये कहना है, जो निंदनीय हम बता रहे हैं, कि जी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में इस बात को कहा है कि 5 महीने का टाइम आप ले सकते हैं। कोविड-19 चल रहा है, ये प्रक्रिया उस तरीके से नहीं हो पाएगी, लेकिन सरकार ने 5 महीने का टाइम लेने की बजाय इतनी जल्दबाजी में 10 साल के लगे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। एक तो हमारा ऐतराज इस बात पे है कि समय जी कम से कम इसमें दिया जाना चाहिए था। जी दूसरा, हम ये कहते हैं कि जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, मैं बेरोजगार हूं, मैं अप्लाई कर रहा हूं, मेरे को प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दी है कि आपकी क्वालिफिकेशन है, आप एलिजिबल हैं, तो उसको देख करके मैंने एलिजिबल था, मैंने उसमें अप्लाई किया है और जो सरकार का जो टेस्ट प्रक्रिया जो भी कुछ है उन सबको मैं क्लियर करके ज्वाइन किया है। तो मेरी कोई गलती उसमें नहीं है। अगर कोई गलती सरकार ने की है, कंसर्न अधिकारियों ने की है, तो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। और जो कुछ लोग जो एलिजिबल नहीं थे, जिसको बेनिफिट दिया गया, उनकी जी सेवाएं टर्मिनेट की जानी चाहिए, ना कि पूरी 1983 के करने की बजाय। इसलिए जी सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो उसके जो हायर बेंच है उसमें भी जा सकते थे, रिव्यू पिटीशन भी डाल सकते थे। सरकार ने जी सबसे शॉर्ट रास्ता निकाला कि उनको नौकरी से निकाल दो। तो इस बात को लेकर जी के हम सरकार की निंदा कर रहे हैं कि सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। जी, अब बात करते हैं जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनके बारे में। चूंकि अनिल विज जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के और लगातार जो हैं अपने कर्मचारियों से बातचीत करते रहते हैं और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की भी बात करते हैं। आप क्या मानते हैं कि मौजूदा दौर में स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो सुविधाएं, जो सहायता मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो कोरोना से लड़ने की जो सबसे पहली पंक्ति है उसमें वो खड़े हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि जो कोरोना वॉरियर्स ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, इनके भी परिवार हैं, तो सरकार को इनकी सपोर्ट के लिए, इनके बैकअप के लिए और क्या-क्या करना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि जो हेल्थ के हमारे मेडिकल पैरामेडिकल का जो स्टाफ है वो सबसे महत्वपूर्ण स्टाफ है। उसको सुरक्षित रखना, निडर बना करके रखना, उनके अंदर से भय निकालना, ये सरकार की पहली प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि लगातार हम सेफ्टी इक्विपमेंट्स के उपलब्ध करवाने को लेकर के लड़े हैं, तब जाकर के कुछ सुरक्षा उपकरण प्राप्त हुए हैं, अभी अपर्याप्त हैं। इसके बावजूद भी वो लड़ रहे हैं।
हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ वो सुरक्षित नहीं रहेगा या और जो एसेंशियल सर्विसेज के कर्मचारी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो ये जो कोरोना के खिलाफ जो जंग है, जो सरकार इसको जीतना चाहती है, हम भी जीतना चाहते हैं, तो वो किसी तरीके से नहीं जीत सकते। लेकिन आज हेल्थ के जो कर्मचारी हैं, आप कह रहे हैं कि बातचीत करते रहते हैं। कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है, किसी भी कैटेगरी के संगठनों से कोई बातचीत सरकार ने, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने नहीं की है। मतलब एनएचएम के कर्मचारी हैं, उनको 2 हेड में तनख्वाह मिलती है, वो इतना ही बात कह रहे हैं कि हमारे को पार्टली तनख्वाह ना दो, एक बार तनख्वाह दे दो। और यहां तक भी जो उन्होंने अपने इश्यूज को लेकर के स्ट्राइक की थी, आज तक उनकी एब्सेंटे लगी हुई हैं, वो एब्सेंट भी ठीक तरीके से ठीक नहीं किए जा रहे। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के साथ समझौता हुआ, माननीय अनिल विज ने ही किया, लेकिन वो भी आज तक लागू नहीं। दूसरी बात, वो जो डॉक्टर ने बात बोली, स्टाफ नर्स ने जो बातें बोली हैं कि हमें डबल तनख्वाह नहीं चाहिए, क्योंकि वो डबल तनख्वाह उस तरीके से मिल ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि डबल की बजाय हमारी सेफ्टी की आप गारंटी दे दीजिए, जो हमारे को उपकरण चाहिए वो हमें दे दीजिए, इतना ही बहुत कुछ है। तीसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं जोर दे करके, कि सरकार ने चिट्ठी जारी की है कि 3200 सिक्योरिटी गार्ड उनको एक साथ 2020 से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनको रिप्लेस कौन करेंगे? होमगार्ड। हम ये अनिल विज साहब क्या कहते हैं कि हम फुल सिक्योरिटी प्रूफ अपने मेडिकल पैरामेडिकल हॉस्पिटल्स को करना चाहते हैं, इसलिए होमगार्ड को तैनात कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को निकाल रहे हैं। कोविड-19 में या जब से सिक्योरिटी गार्ड पिछले कई सालों से लग रहे हैं, क्या ऐसी घटनाएं हैं कि उनकी वजह से कोई सिक्योरिटी में चूक हो गई हो? ऐसी कोई नहीं है। होमगार्ड को एडजस्ट करना है और उनको निकाल देना है। जो आपके संकट की घड़ी में अपनी जान जोखिम में डाल करके उनको जो अनुभव है कोरोना पॉजिटिव केस को डील करने के लिए, उनको नौकरी से निकाल करके आप दूसरों को लेकर के आएंगे। होमगार्ड को अपना एडजस्ट करना है तो गृह मंत्रालय में आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, पुलिस में उनको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको नौकरी से निकाल करके उनको नौकरी पर रखना। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड सर्वेंट है, उनको भी नई टेंडिंग शुरू हो रही है। इट मींस उनकी नौकरी भी जाने का खतरा बन गया है। तो इसलिए माननीय अनिल विज साहब को आगे आ करके उनको गारंटी देनी चाहिए कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, और जिसकी कोई दिक्कत है हम आपकी सुनने को तैयार हैं, उनका समाधान करने को तैयार हैं, और आपकी सेफ्टी को लेकर के सरकार चिंतित है, ऐसा विश्वास माननीय अनिल विज साहब को देना चाहिए, तो वो स्मूथली लड़ाई लड़ सकते हैं। आपने बिजली कर्मचारियों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की हमने बात की। अब जो है, मैं अगले जो सवाल पे आऊंगा, वो स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ जो फ्रंट लाइन में कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो है सफाई विभाग के कर्मचारी, जो लगातार जो है अपनी जो ड्यूटी निभा रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में हो, नगर पालिका में हो, सड़कों पर वो अपनी ड्यूटी जो है आम निभा रहे हैं। और वो पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले काफी ढील थी, कभी आना या नहीं आना इस बारे में भी शिकायतें होती थी, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सफाई कर्मचारी लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा, सफाई कर्मचारी जो है, क्या इन्हें भी जो है प्रिकॉशनरी किट्स जो है वो मिलनी चाहिए, और इनको भी जो है सैलरी डबल होनी चाहिए? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए सरकार ने ऐलान किया था, लेकिन शायद इनके लिए नहीं किया, इन्होंने आवाज भी उठाई थी। जी देखिए, जहां तक सफाई कर्मचारी, ये बहुत महत्वपूर्ण काम इस कोविड-19 के अंदर कर रहे हैं, चाहे आइसोलेशन वार्ड हो, क्वारंटाइन सेंटर हो, या हॉस्पिटल हैं, या फिर शहर की सफाई है। जो ये कार्य कर रहे हैं वो इस कोविड-19 में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इन्होंने सेफ्टी इक्विपमेंट्स लेने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, और इन्होंने ये मांग थी कि जब हम भी वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर हम काम कर रहे हैं, तो जो 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया राशि की जो योजना स्कीम लागू की है, वो हमारे ऊपर भी लागू होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने आज तक इनको मतलब फ्रंटलाइन योद्धा नहीं माना, और ना इनको 50 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया जो राशि योजना है उसमें इनको कवर कियागा। इवन देन ये आज भी धरने पर बैठे हुए हैं कि जो ठेकेदार हमारा शोषण कर रहा है उससे हमें निजात दिलाई जाए। ना ठेकेदार से निजात मिल रही, ना समान काम समान वेतन मिल रहा, ना जो सुरक्षा के उपकरण मिल रहे। तो इस वजह से वो भी नाराज हैं, और पिछले आंदोलन की धमकी देने के माननीय विज साहब के साथ उनकी बैठक भी हुई,
उस बैठक में जो समझौते हुए थे वो अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुए, दोबारा से आंदोलन पर जाना पड़ रहा है। जी। लाभा जी, अगला सवाल मेरा उन जो कर्मचारियों से संबंधित है जो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं ठेके या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, और बहुत से कर्मचारियों पर जो है उनकी नौकरी पर जो है अब बादल मंडरा रहे हैं, काले बादल मंडरा रहे हैं। उन्हें अब भविष्य का उन्हें जो है मुश्किल उन्हें नजर आ रही है। उन कर्मचारियों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार जो है शायद फैसला ले कि ये जो है कर्मचारी काफी डिपार्टमेंट्स में जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है, तो वो शायद रिन्यू ना हो, या बहुत सारे कर्मचारी हैं जो उनको कह भी दिया गया है कि अब आप जो है अपनी नौकरी कहीं और ढूंढ लें। सवाल ये है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के मालिकों को प्राइवेट सेक्टर ये उपदेश देती है कि किसी की भी कोविड-19 में छटनी ना की जाए, उनकी सैलरी को न रोकना। लेकिन दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि सरकार अपने ही विभाग जो कॉन्ट्रैक्ट पे आउटसोर्सिंग, डीसी रेट आदि आदि नामों से जो लोग लगा उनको धीरे धीरे करके रिट्रेंच कर। तो जब आप खुद ही उस बात को नहीं मान रहे तो आपके उपदेशों को प्राइवेट सेक्टर। एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि 28 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बातचीत हमारी कर्मचारी संगठनों की हुई थी। तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मैंने स्वयं उसमें भाग लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, जब उन्होंने कहा पैसा कहां से आया, तो मैंने ये कहा था कि ठेकेदारी प्रथा, जो बिचौलिया सिस्टम है, इसको बंद कर दीजिए। जो ठेके में कर्मचारी लग रहे हैं वो डायरेक्ट उनको रोल पर ले आइए। 18% आप जो जीएसटी उनको देते हो, प्लस जो उसका सर्विस चार्जेस है और जो टैक्स है, लगभग 24% आप उनको देते हो। सरकार को इस पैसे की बचत हो जाएगी, आप इस काम को कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको गंभीरता के साथ विचार विमर्श इस पर करेंगे, लेकिन कोई विचार विमर्श आज तक इस बात पर नहीं हुआ। और धीरे धीरे करके अब इनको जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उसको रिन्यू आगे नहीं किया जा रहा है। ये बड़े पैमाने पर इनकी छटनियां होने की आशंका है। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा किसी भी सूरत में इन कर्मचारियों को कोविड-19 में जिन्होंने काम कर रहे हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं उनकी छटनी होगी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी लाभा जी, अब रोडवेज जो कर्मचारी हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। मौजूदा दौर में हालांकि रोडवेज कर्मचारी भी अपनी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। वो लगातार जो प्रदेश में जो उनकी ड्यूटी है वो कर रहे हैं। उनके बारे में सरकार की ओर से जो है कोई ऐसा ऐलान हुआ जिस पर आपको कोई सहमति बनी है? और दूसरा, प्रदेश में जिस तरीके से आपने हमेशा से आवाज उठाई है कि जो रोडवेज की बसें हैं वो कम है, उन्हें ज्यादा किया जाए। और मौजूदा दौर में, क्योंकि ये भी कोरोना वॉरियर्स ही हैं, क्योंकि अभी जो स्थितियां हैं वो प्रदेश में ज्यादा गंभीर हो गई हैं, और जो पिछले लॉकडाउन रहे थे उनमें शायद बसों का जो है आवागमन नहीं था, तो कर्मचारियों के लिए काम भी इतना नहीं था। लेकिन अब बसें जो है चला दी गई हैं, लेकिन कोविड-19 के केसेस भी काफी ज्यादा आ गए हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 365 केस कोविड-19 के पॉजिटिव थे, जब देश को लॉकडाउन कर दिया, बगैर तैयारी के कर दिया, 4 घंटे के अंतराल में कर दिया, केवल ये सेक्खी मारने के लिए बोल्ड डिसीजन हम ले सकते हैं, बगैर तैयारी के 4 घंटे के अंतराल पर लॉकडाउन कर दिया। 365 केस थे 24 मार्च को। आज लगभग 2 लाख के करीब जब केस आ गए, जब आप उसको खोल रहे हैं, तो हमारा सवाल ये है कि अगर ऐसा ही करना था तो फिर लॉकडाउन लागू करके इस जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी का सत्यानाश हुआ है, ये नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा ही करना था, सरकार इसको भी मानने तक को तैयार नहीं है। दूसरी बात ट्रांसपोर्ट की है, रोडवेज की है। आज मैं आपके मार्फत से ये कहना चाहता हूं कि जब ये मांग उठ रही है, फ्रांस की सरकार ने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को राष्ट्रीयकरण कर दिया, सरकार के अधीन ले लिया, तो आज मांग ये उठ रही है कि चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे बिजली है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, इन सबको सरकार राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ठीक इसके विपरीत कार्य कर रही है। अब जो रोडवेज में हम कह रहे हैं कि बसों की भारी संख्या में कमी है, 16,000 के करीब बसों की कमी है जो पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर ये भर्तियां होती हैं, अगर ये बसें आती हैं तो नई भर्ती भी होती हैं। एक बस के ऊपर 6 कर्मचारी के लगभग औसत पड़ती है भर्ती की। तो हम बेरोजगारों को रोजगार भी दे सकते हैं, जनता को बेहतर फैसिलिटी भी दे सकते हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार बार बार रट लगाई जा रही है कि हम किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बसें हायर करेंगे। ये किसकी मांग है प्राइवेट बसें चलें?
जी गांव के सरपंच जो है ना, पंचायत रेजोल्यूशन पास करके कहते हैं कि हमारे गांव से सरकारी बसें चलें, लेकिन सरकार उनकी बसों को चलाने के बजाय, सरकारी बसों को चलाने के बजाय प्राइवेट पर जोर लगा रहे हैं। अब फिर दोबारा से प्राइवेट परमिट देने का लगातार प्रयास हो रहा है। आज कल भी तालमेल कमेटी की बैठक रोडवेज के कर्मचारी संगठनों की हुई है और उन्होंने इसके खिलाफ एक बार फिर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। इस कोविड-19 की जंग में जहां जीवन का नहीं पता, कौन मरेगा, करेगा, कौन बचेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सरकार को प्राइवेट लोगों की चिंता ज्यादा है, जिसके वो मंत्री हैं, जिसके वो प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी चिंता कम है। आज भी प्राइवेटाइजेशन पर जोर ज्यादा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। जी लाभा जी, अगला सवाल, जो सुरक्षा कर्मचारी हैं प्रदेश में, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या पुलिस पूरा डिपार्टमेंट जो है वो भी कोरोना वॉरियर्स है, वो लगातार प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। इनके लिए सरकार ने जो ऐलान किए हैं, दिल्ली में तो हालांकि कई डेथ्स भी सामने नजर आई हैं, सोनीपत या हरियाणा के कई अलग अलग इलाकों से जो दिल्ली पुलिस में भर्ती हैं जवान, उनकी जो है ऐसी खबरें भी आई, दर्दनाक खबरें भी आई कि उनकी मृत्यु जो कोरोना से हुई है। आप क्या मानते हैं कि जो ये सुरक्षा कर्मचारी हैं, इन्हें लेकर भी सरकार जो है और क्या कदम उठाए, इनके बारे में भी क्या सरकार को और सोचना चाहिए? जहां तक ये सुरक्षा कर्मचारी हमारे हैं, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस कोविड-19 में रही है, कई बार आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है, कई बार ज्यादतियां भी की है। ये दोनों ही पक्ष हमारे सामने हैं। बावजूद इसके जो लॉकडाउन है उसको जो लागू करने का प्रयास इन्होंने किया, और वो प्रयास करते हुए हैं कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम सरकार का है। और पुलिस के हमारे कर्मचारी जो है ना, वो कई बार हमारे से मिलते हैं कि प्रधान जी हमारी बात भी उठाया करो। हमने कहा आपकी क्या मांग उठाए बताइए। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी कोई सुरक्षा के उपकरण नहीं है, आप हमारी बातों को नहीं उठाते। मतलब वो जो डबल सैलरी की उसकी बात छोड़ दीजिए, वो जो 50 लाख का जो रिस्क कवर है, उसमें भी पुलिस का कर्मचारी जो है फ्रंटलाइन, वो जो योद्धा है, वो उस तरीके से नहीं माना गया है। तो हम ये कह रहे हैं, चाहे वो हेल्थ का कर्मचारी है, चाहे पुलिस का कर्मचारी, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे एसेंशियल सर्विसेज का कर्मचारी है, या अन्य विभागों का कर्मचारी जो कोविड-19 में काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है, उन सबको अगर 50 लाख रुपए का अगर हम रिस्क कवर दे दें, तो जिसका ज्यादा रिस्क है वहां कैजुअलिटी हो सकता है ज्यादा हो, जिसका कम होगा वहां कम होगा, तो क्लेम भी उसी तरीके से देना पड़ेगा ना। तो सरकार ये जो मतलब भेदभाव कर रही है, ये तो इसको सरकार को ठीक करना चाहिए। और जो हमारे सुरक्षा के कर्मचारी हैं, अति महत्वपूर्ण रोल अदा किया, चाहे पुलिस के कर्मचारी हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हैं, चाहे दूसरे हमारे कर्मचारी हैं, इनको विशेष प्रोत्साहन सरकार को देना चाहिए। जी लांबा जी, मेरा अंतिम सवाल यह है कि चूंकि आपकी मांगे जो है लगभग सभी विभागों की आप सामने रखते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो आप पूर्ण तरीके से सामने रखते हैं, बाकी यूनियंस को भी आप साथ लेके चलते हैं। अभी जो है आपका कर्मचारी संगठनों का फ्यूचर प्लान क्या है? क्योंकि अभी जो कोरोना का दौर है, जनता पहले ही परेशान है। क्या कर्मचारी कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाएंगे कि कोई चक्का जाम जैसी स्थिति होगी या कुछ ऐसा? क्योंकि मांगे जो हैं वो लगातार आपकी जो है आप सामने रख रहे हैं, सरकार भी जो है उन पर कई बार जवाब देती है, कई बार वो अपना पक्ष रखती है। तो इस बारे में क्या जनता को कोई कर्मचारी संगठनों की ओर से कोई, क्योंकि कर्मचारी जो है वही जनता को आज बचा रहे हैं, अगर वो ही जो है अपनी भूमिका से कहीं रुकते हैं या कोई अपनी मांग करने के लिए कोई ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिससे सेवाओं में बाधा आए, तो वो बहुत बड़ी परेशानी जनता के लिए हो सकती है। देखिए, हम जनता के प्रति जवाबदेही हमारी बनती है। कोविड-19 में ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे जिससे जनता को तकलीफ हो। हम खुद स्वयं तकलीफ उठाएंगे, रिस्क उठाएंगे, और जनता को सेफ रखने का हमारा लक्ष्य है। और पिछले 2 महीने से ज्यादा का जो समय हुआ है, इसको हमने प्रूव भी किया है और जनता ने अप्रिशिएट भी किया है, फूलों की बरसात भी की है, हमारा हौसला अफजाई भी की है। वो सारी अपनी जगह ठीक है, उसको हम भूल नहीं सकते जो जनता ने हमारे को अप्रिशिएट किया है। और आपने भी, आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, आज सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग मजबूती से लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी आलोचनाओं का शिकार हमेशा होते रहे हैं, लेकिन जब संकट की घड़ी आई तो हमने अपने आप को साबित किया और जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है। तो इस बात के लिए हमारी को खुशी है। जहां तक अगली बात है,
अब आप देखिए कि हमने कोविड-19 में 100 करोड़ से ज्यादा मदद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जो रिलीफ फंड जी जी बिल्कुल खोला, बिल्कुल जी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड, जी 100 जी करोड़ से ज्यादा की मदद हमने की और अपनी जी जान जोखिम में डाल करके फ्रंट लाइन में रह करके लड़ भी रहे हैं। जी लेकिन सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? जो जी डीए महंगाई भत्ता है उसको 1.5 साल के लिए बंद कर दिया और जी यहां तक जी कि रिटायर कर्मचारियों को उसमें बख्शा नहीं है, उसका भी बंद कर दिया। जी एलटीसी पर रोक लगा दी और जी यहां तक कि जो रिटायर कर्मचारी थे उनके बेनिफिट जो मिलते थे उस पर भी रोक लगा दी थी। जीपीएफ की निकासी पर भी रोक लगा दी। हमने जी इस बात को उठाया तो रिटायरमेंट बेनिफिट और जीपीएफ की निकासी पर जो रोक लगाई थी उसने वापस लिया है। जी लेकिन सरकार मतलब कोरोना से जंग भी हम लड़ेंगे, जान भी जोखिम में हम डालेंगे, पैसा भी हम देंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे? आप कोरोना की आड़ में हमारा सीधा सीधा सा आरोप यह है कि आप कोरोना का लाभ उठा करके रोडवेज में निजीकरण करना चाहते हैं। आप हेल्थ सर्विसेज में हमारे 10,000 से ज्यादा कर्मचारी निकालना चाहते हैं। आज बिजली का आप निजीकरण करना चाहते हैं। जी तो इसको लेकर के चाहे नई भर्तियों पर पाबंदी लगा दी है। आप देखिए नई भर्ती नहीं होंगी 1 साल के लिए, 1 साल जी के बाद चालू करोगे तो 1 साल और लग जाएगा, 2 साल जी कोई नया कर्मचारी नहीं आएगा। 2 साल अगर नया कर्मचारी नहीं आएगा तो 2 साल में हमारे 30,000 से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। उनकी जगह ना काम होगा, जनता उसको सफर करेगी, सरकार को पैसे की बचत हो जाएगी। लेकिन ऐसी जी बचत किस काम की? कर्मचारी पे बोझ बढ़ेगा। हमने सरकार को यह कहा था कि जब तक आप नई भर्ती ना करें, कर्मचारी जो रिटायर होने वाले हैं उनके रिटायरमेंट पर रोक लगा दीजिए, जब भर्ती स्टार्ट हो जाए उनको रिटायर कर दीजिए। सरकार जी इसको मानने को तैयार नहीं है। सरकार हमारी आपके उसके मार्फत से आप देखिए जब रोडवेज की स्ट्राइक हुई थी परमिटों के खिलाफ, वो उस टाइम की भी रोडवेज कर्मचारियों के जो मुकदमे थे या वो जो एब्सेंट लग रही थी उनकी तो मतलब एब्सेंट जो पीरियड रेगुलाइज हो गया। अदर देन रोडवेज के एम्प्लॉय जो उनके सपोर्ट में जो 26 अक्टूबर 30-31 अक्टूबर को स्ट्राइक पर गए थे, आज तक उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। ना वो ठीक पे है और ना उसके एब्सेंट पीरियड ठीक हुआ है और प्रमोशन तक रोक दी है। बिजली महकमे की रिपोर्ट हमारे पास आई कि जिन्होंने स्ट्राइक में उस टाइम पार्टिसिपेट किया था उनकी सारे हजारों लोगों की प्रमोशन रोक दी है। सरकार हमारे को मजबूर कर रही है कि हम सड़कों पर उतरें, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जनता को कोई तकलीफ हो। लेकिन 4 जून को पूरा प्रदेश का कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर के नीचे पूरे देश में ये जो डीए बंद किया है, एलटीसी बंद करी है, लिव इन कैशमेंट बंद करी है, भर्तियों पर पाबंदी लगाई है और कोरोना की आड़ में श्रम कानूनों को बदला जा रहा है और नई भर्ती पर पाबंदी लगाई जा रही है और ये सारे के सारे जो कट है उसको लेकर के हम सांकेतिक रूप में सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाते हुए कम संख्या में अपना विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन देंगे कि इस देश के कर्मचारी को, वर्किंग क्लास को आप मजबूर ना करें कि वो कोई कठोर फैसला लें। तो हमारी इन मांगों पर पुनर्विचार सरकार करे और हमारे को न्याय करे। जी लांबा जी, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के लिए जो सरकार ने नियम तय किए हैं, उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी अपनी बात भी रखेंगे और कोरोना से संबंधित जो भी नियम हैं उन्हें फॉलो जरूर करेंगे। और आपने सच कहूं को अपना कीमती समय दिया सुभाष लांबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।